जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की। तो देखिए, मिड 14th सेंचुरी के आसपास जो है नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था, यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसका रूल चल रहा था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो 1325 से लेके 1351 तक इसका रूल रहा, यानी कि लगभग 26 साल जो है इसने रूल किया। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं वो इसके द्वारा लाए गए, लेकिन वो सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और जिसकी वजह से 1335 में डिफरेंट पार्ट में रेबेलियन स्टार्ट हो गए। और इस रेबेलियन को जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कंट्रोल नहीं कर पाया, इस रिवॉल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसकी वजह से जो डेक्कन और साउथ इंडिया का जो कंट्रोल था वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकलने लगा। और उसके बाद यहाँ पे दो एम्पायर इमर्ज होते हैं, पहला है विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम। तो विजयनगर एम्पायर में हिंदू राजाओं के द्वारा जो है रूल किया गया, वहीं जो बहमनी किंगडम है इसमें जो है मुस्लिम राजाओं ने रूल किया। तो देखिए, इन दोनों किंगडम्स की जो शुरुआत होती है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है दोनों किंगडम इमर्ज होते हैं, और उस टाइम जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक होने लगा, और इसी वीकनेस की वजह से ये दोनों एम्पायर जो हैं वो इमर्ज होते हैं। वैसे ये दोनों एम्पायर जो हैं ये आपस में इनकी जो लड़ाई है वो चलती रहती है, लेकिन एक अपने टेरिटरी के अंदर ये लॉ और ऑर्डर को ये मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेड और कॉमर्स है वो फ्लरिश होता है, और साथ ही साथ इस किंगडम की ग्रोथ होती है। और 15th सेंचुरी के एंड आते आते जो बहमनी किंगडम है वो जो है ख़त्म हो जाता है, और 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा की वजह से जो है विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। और इसी के बाद इंडिया में जो यूरोपियन पावर्स हैं उनका आगमन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर के फाउंडेशन से। तो देखिए, जो विजयनगर एम्पायर है इसकी स्टार्टिंग एक बहुत छोटे प्लेस से होती है जो कि तुंगभद्रा रिवर के पास पड़ता है। तो 1335 में हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया जाता है। बात करें हरिहर और बुक्का कौन थे, तो देखिए वारंगल में जो है ककतिया का रूल चल रहा था, और उस टाइम वहाँ के रूलर थे प्रताप रुद्रदेव। तो जो हरिहर और बुक्का थे वो इन्हीं के अंडर में काम करते थे। लेकिन 1323 में क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो वारंगल पे अटैक करता है और वारंगल को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद ये दोनों भाई जो हैं वो अनिगोड़ी पहुंचते हैं। अनिगोड़ी इसका नाम जो है काम्पिल भी है, और ये कर्नाटका में पड़ता है। और यहाँ पहुँचने के बाद ये एक हिंदू चीफ, हिंदू राजा के अंदर जो है एज ए मिनिस्टर ये काम करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अनिगोड़ी काम्पिली को भी कैप्चर कर लेता है, और इसमें जो हरिहर और बुक्का हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद उनको जो है इस्लाम में ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कुछ साल जेल में रहने के बाद जो है इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप दोनों जो है साउथ में जाइए और साउथ में जो रेबेलियंस हो रहे हैं उनको क्रश करिए। लेकिन जब ये अपने यहाँ पहुँचते हैं तो अपने लोगों से जब मिलते हैं तो उनका जो दुख दर्द है वो समझते हैं, और समझने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है अपना खुद का एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके लिए वो सबसे पहले जाते हैं गुरु विद्यारण्य के पास। ठीक है, इनके गुरु रहते हैं विद्यारण्य। तो गुरु विद्यारण्य के पास ये जाते हैं, और उसके बाद ये वापस से हिंदुज़म में आ जाते हैं। और जो इनके गुरु हैं विद्यारण्य, इनके द्वारा ही जो वैल्यूएबल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है कि साउथ में एक हिंदू एम्पायर जो है वो आप इस्टेब्लिश करिए। तो उसके बाद 1335 में जो है इनके द्वारा विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो देखिए, विजयनगर एम्पायर के अंदर में हम 4 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली है संगम डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा और अराविडू डायनेस्टी। तो इन 4 डायनेस्टीज़ के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं संगम डायनेस्टी से। तो संगम डायनेस्टी जो है वो पहली डायनेस्टी थी विजयनगर की, और इसकी शुरुआत जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। तो 1336 से लेके 1485 तक जो है इनका रूल रहा, और हरिहर और बुक्का के रूल के टाइम पीरियड पे जो विजयनगर किंगडम है वो आसपास की जो टेरिटरीज थी उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में मिला लिया। जैसे कि जो हौसला टेरिटरी थी उसको विजयनगर ने अपने में मिला लिया। इसके अलावा न्यूज़ का एक क्रॉनिकल है, और इस क्रॉनिकल से हमें ये पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो कैसे पावरफुल बना था। तो इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गुजरात पे कैप्चर करने के बाद, गुजरात को जब कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके बाद वो जो है मार्च करता है साउथ की तरफ, यानी दक्कन बालाघाट की तरफ जो है मार्च करता है। और मार्च करने के बाद जो एनिगुड़ी में जो फोर्टेस, जो टाउन्स रहते हैं उसको कैप्चर कर लेता है, सीज कर लेता है 1336 में। इसके अलावा जो यहाँ के लीडर हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, साथ ही साथ इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी ये टेरिटरी को गवर्न करने में जो है फेल हो जाता है, और इसी वजह से ये अपना एक चीफ जो है यहाँ पे अपॉइंट करता है, और न्यूज़ रिफ़र करता है कि उसको जो है देव राव नाम से कहा गया है, यानी देवराय। तो इन्हीं को हम हरिहरा देव फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो इस क्रॉनिकल में कहा गया कि जो हरिहरा देव फर्स्ट हैं इन्हीं के द्वारा जो है विजयनगर इस्टेब्लिश किया गया ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। और हरिहरा के बाद राजा बनते हैं इनके भाई बुक्का।
और लगभग इन्होंने 37 ईयर्स तक रूल किया। इसके बाद इनके बेटे हरिहरा देव सेकंड जो हैं वो किंग बनते हैं। और इस क्रॉनिकल में कहा गया है कि जो हरिहरा फर्स्ट और बुक्का हैं ये दोनों जो थे वो भाई थे। तो देखिए हरिहर और बुक्का का जो रूल रहा वो 1336 से 1377 के बीच रहा। और जो हरिहरा फर्स्ट हैं इनको कहा जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, और इन्हीं को वीर हरिहरा और हक्का के नाम से जाना जाता है। और ये जो हैं ये कुर्बा क्लैन से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ भावना संगम। ठीक है, भावना संगम के ये एल्डेस्ट सन थे और कुर्बा क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इसके अलावा इनके द्वारा कर्नाटका में जो है एक किला भी बनवाया गया था बारकुरू में। तो जो होयसला एम्पायर था उसके नॉर्दर्न पार्ट वाले एरिया पे जो है इनका रूल था। लेकिन 1343 में जब होयसला वीर बल्ला थर्ड की डेथ होती है तो उसके बाद जो होयसला एम्पायर का एरिया है वो संगम डायनेस्टी के एरिया में आ जाता है। हरिहरा फर्स्ट को कर्नाटका विद्या विलास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हरिहरा बिब्दा भी कहा जाता है इनको, यानी कि फायर टू द एनिमी किंग्स। और कहा जाता है भाष गीता पुराया गंध। ठीक है, भाष गीता पुराया गंध यानी कि पनिशर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। जो बुक्का राय फर्स्ट हैं इनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एक तेलुगु पोएट हैं नचना सोमा। तो नचना सोमा को जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो हरिहरा फर्स्ट हैं इनको हक्का नाम से जानते हैं। और ये कहा जाता है कि जो हक्का और बुक्का हैं इनका जन्म कुरुबा क्लैन में हुआ था और ये जो हैं वारंगल के राजा के जो रॉयल आर्मी है उसमें कमांडर के तौर पे ये काम कर रहे थे। तो हम बात करते हैं अब हरिहरा सेकंड के बारे में। और इनका रूल जो है 1377 से 1406 तक रहा। और हरिहरा सेकंड ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है एक पोएट है मधुरा। ठीक है, ही वॉज अ कन्नड़ा पोएट, इनका नाम था मधुरा। और इस टाइम पे हरिहरा सेकंड ने जो है कई टाइटल्स लिए जैसे वेद मार्ग प्रवर्तक और वैदिका मार्ग स्थापनाचार्य। और हरिहरा सेकंड के टाइम पे ही जो वेदास हैं उनको कंप्लीट किया गया। और हरिहरा सेकंड जो है वो हम्पी वाले एरिया में रूल करते थे और इसीलिए हमको हम्पी से जो हरिहरा सेकंड है इनके एविडेंसेस मिलते हैं। और यहाँ पे जो हरिहरा सेकंड का जो एक पैलेस है वो यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट है देवराया फर्स्ट। 1406 से 1422 तक जो है इनका रूल रहा। तो जब हरिहरा सेकंड की मृत्यु हो जाती है तो इनके बेटों में जो है थ्रोन के लिए लड़ाई होती है और इसमें से इमर्ज होते हैं विक्टोरियस देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट जो रहते हैं वो कैपेबल रूलर रहते हैं, साथ ही साथ मिलिट्री इनकी जो है स्ट्रांग रहती है और इनके द्वारा जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी अपने किंगडम में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और 1422 में बहमनी सुल्तान से लड़ते हुए जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और देवराया फर्स्ट के बाद आते हैं इनके बेटे वीर विजया, जिनको नून्स क्रॉनिकल में विसया नाम से कहा गया है। और कहा जाता है कि लगभग इन्होंने 6 साल तक जो है रूल किया। तो बात करते हैं देवराया सेकंड के बारे में। 1425 से 1446 तक जो है इनका रूल रहा। तो देवराया सेकंड जो हैं वो संगम डायनेस्टी के सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर हैं। इसके अलावा ही वॉज ए स्किल एडमिनिस्ट्रेटर, वॉरियर एंड ए स्कॉलर। और ये देवराया फर्स्ट के ग्रैंड सन थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो बहामनी का अहमद शाह है इनके द्वारा जो है इन्वेड किया गया था विजयनगर को। और देवराया सेकंड के द्वारा जो है कुछ कन्नड़ा वर्क्स भी लिखे गए जैसे सोबगिना सोने और अमरुका। इसके अलावा संस्कृत वर्क भी लिखे गए जिसका नाम था महानाटक सुधा निधि। तो देखिए जो देवराय सेकंड थे वो बहामनी से हार तो गए थे लेकिन कुछ मुस्लिम्स को इनके द्वारा जो है एडमिट किया गया, जो बहामनी की आर्मी थी उसमें एडमिट कर दिया गया ताकि वहाँ से जो वो तीरंदाजी वगैरह हैं वो सीख लें और उसके बाद आके जो इनके सैनिक हैं उनको सिखा दें। इसके अलावा ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए जो है इनके द्वारा एक लक्ष्मण नाम का जो व्यक्ति है वो नियुक्त किया गया और इनको चार्ज दिया गया पूरे ओवरसीज़ कॉमर्स को कंट्रोल करने का। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे निकोलो कॉन्टी विजिट करते हैं 1420 में और अब्दुल रज़ाक आते हैं 1443 में। और निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के बारे में जो है डिस्क्राइब करते हैं अपनी किताबों में। और देवराय सेकंड को परुदा देवराया के नाम से भी जानते हैं और इनके इंस्क्रिप्शन में इनको टाइटल दिया गया है गज बेतकारा का। ठीक है, गज बेतकारा का टाइटल दिया गया है यानी कि द एलिफेंट हंटर। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो श्रीलंका है वो इनको रेगुलर जो है ट्रिब्यूट पे करता था और ये जो हैं वो वीरा शैविज्म के फॉलोअर थे यानी भगवान शिव को मानने वाले थे। और इसके अलावा ये बाकी के रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करते थे। और इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था दिन दिम्बा। इसके अलावा एक श्रीनाथ नाम के भी पोएट थे जिनको टाइटल दिया गया था कवि सर्वभौम। ठीक है, कवि सर्वभौम का जो टाइटल है वो श्रीनाथ को दिया गया था। और जो अब्दुल रज़ाक था जो कि पर्सिया के जो रूलर थे शाहरुख, उनका जो है एक दूत था, तो इसके द्वारा जो है विजिट किया गया था इन्हीं के टाइम पीरियड पे। बात करते हैं संगम डायनेस्टी के एंड के बारे में। तो देखिए जो देवराय थे इनकी डेथ हो जाती है 1446 में और इसके बाद इनके सबसे बड़े बेटे मल्लिकार्जुन जो है वो आते हैं गद्दी पे।
और मल्लिकार्जुन के टाइम पे क्या होता है कि बहमनी सुल्तान और कुछ हिंदू किंगडम के राजा यानी उड़ीसा के कुछ राजा रहते हैं, वो अटैक करते हैं साथ मिलके, लेकिन मल्लिकार्जुन जो हैं वो इसमें विजयी साबित होते हैं। और मल्लिकार्जुन राया के बाद आते हैं विरूपक्ष राया, और विरूपक्ष राया के बाद आते हैं इनके अंकल एक रहते हैं मल्लिका अर्जुन राया। और कहा जाता है कि जो मल्लिका अर्जुन राया हैं ये करप्ट और वीक रहते हैं, और 1465 में दुश्मनों के हाथों जो है ये अपना जो टेरिटरी है वो लूज़ कर देते हैं। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे सलुआ के चीफ रहते हैं नरसिम्हा। ये उस टाइम फाइट करते हैं बहमनी किंगडम और उड़ीसा के राजा से। तो जो उड़ीसा के राजा रहते हैं पुरुषोत्तम गजपति, वो जो है लगभग साउथ में तिरुवन्नमलई तक जो है मार्च कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। और जो बहमनी के राजा हैं वो लगभग दोआब वाले एरिया यानी जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच वाला एरिया है उस एरिया तक बहमनी जो है वो बढ़ाता है। और इसी को देखते हुए जो है नरसिम्हा सुलुवा जो हैं वो थ्रोन पे बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं सुलुवा डायनेस्टी। तो सुलुवा डायनेस्टी जो है वो विजयनगर एम्पायर की सेकेंड डायनेस्टी है, और इसके संस्थापक थे नरसिम्हा सुलुवा। और जो नरसिम्हा सुलुवा थे ये कल्याणी रीजन से बिलोंग करते थे जो कि कर्नाटका में पड़ता है, और ये जानकारी हमको गोरंटला इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो देखिए जो सलुवा डायनेस्टी से संबंधित सबसे पुराना इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है वो हमको मिलता है, और उसमें कहा गया है कि एक मंगलदेव नाम के व्यक्ति हैं जो कि सलुवा नरसिम्हा के जो हैं ग्रैंडफादर रहते हैं, और इनके द्वारा जो बुक्का राया फर्स्ट थे इनको सपोर्ट दिया गया था। तो बुक्का राया फर्स्ट जो हैं वो टर्को पर्शियन सुल्तान के अगेंस्ट में जब वॉर लड़ रहे थे तो मंगलदेव ने जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया था, और इन्हीं के डिसेंडेंट्स के द्वारा जो है सलुवा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए 1485 से 1505 के बीच में 3 एम्परर्स जो हैं वो रूल किए। तो पहले स्टार्ट करते हैं सलुवा नरसिम्हा देवराय से। तो 1485 से 1491 तक जो है इनका रूल रहा। और सलुवा नरसिम्हा देवराय जो हैं ये सलुवा गुंडा के जो हैं बेटे हैं, और सलुवा गुंडा उस टाइम जो हैं वो गवर्नर थे चंद्रगिरी के। और नरसिम्हा देवराय के टाइम पे कई चीफ टैंस ने जो है रेबल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके द्वारा जो है जो कनाडा का जो वेस्टर्न पोर्ट है उसको काउंटर किया गया, कैप्चर किया गया। इसके अलावा होन्नावर, बकनूर, भटकल को भी कैप्चर किया गया, लेकिन जो उदयगिरी वाला एरिया है ये जो है ये हार गए। तो गजपति कपिलेंद्र से जो है ये हार गए 1491 में, और 1491 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया थिम्मा भूपला। तो ये जो हैं नरसिम्हा देवराय के बेटे हैं, लेकिन इनकी हत्या जो है इन्हीं के आर्मी कमांडर के द्वारा कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है इनके छोटे भाई आते हैं नरसिम्हा राया सेकंड। 1491 से लेके 1505 तक जो है नरसिम्हा राया सेकंड का रूल रहा। तो एक किंग होने के बावजूद भी जो है ये एक तरह के पपेट ही थे, क्योंकि इनका एक कमांडर था तुलुवा नरसा नायका। तो ये जो हैं इनके पपेट रूलर थे। और 1505 में नरसिम्हा राया सेकंड की हत्या कर दी जाती है तुलुवा नरसा नायका के बेटे के द्वारा, और इसके बाद जो है सुलुवा डायनेस्टी एंड कर जाती है। इसके बाद आती है तुलुवा डायनेस्टी। जो तुलुवा डायनेस्टी है वो तीसरी डायनेस्टी रहती है विजयनगर एम्पायर की, और ये जो हैं ये कर्नाटका के चीफ्स थे। तो जो नरसिम्हा नायका का बेटा था वो क्या करता है, नरसिम्हा राय सेकंड की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद जो है ये सलुवा डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ पे की जाती है। और नरसिम्हा नायका जो हैं वो टाइटल लेते हैं वीर नरसिम्हा राया का, और उसके बाद जो है ये विजयनगर एम्पायर के थ्रोन पे बैठते हैं। और तुलुवा डायनेस्टी के ही सबसे इंपॉर्टेंट किंग हैं कृष्णदेवराय, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीर नरसिम्हा राया से। तो देखिए 1505 से 1509 तक जो है इनका रूल रहा। तो देखिए कहा जाता है कि 1509 में जो वीर नरसिम्हा राय थे ये बहुत बीमार हो जाते हैं, और इनका एक मिनिस्टर रहता है सलुवा थिम्मा। ठीक है, सलुवा थिम्मा या इसका थिमसारा भी नाम है। तो इनसे ये कहते हैं कि जो मेरा छोटा भाई है कृष्णदेवराय उसकी दोनों आँख हमको निकाल के ले आओ, ताकि जो मेरा बेटा है वो राजा बन सके। तो अभी इनका बेटा जो है वो 8 साल का ही रहता है। तो उसको राजा बनाने के लिए ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि कृष्णदेवराय की जो आँख है वो निकाल के ले आओ। लेकिन जो ये सलुवा थिम्मा है, सलुवा थिम्मा क्या करता है कि ये बकरी की आँख जो है निकाल के दे देता है, और कहता है कि मैंने कृष्णदेवराय को जो है मार दिया है, हत्या कर दी है। लेकिन देखिए इस कहानी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं है, ये सिर्फ जो है एक छोटी सी कहानी है। तो कृष्णदेवराय का रूल 1509 से 1529 तक रहा, और कृष्णदेवराय जो हैं वो सबसे पावरफुल रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के, और कन्नड़ा और तेलुगु लोगों के द्वारा जो है इनको एज ए हीरो देखा जाता है। और इनको कई टाइटल दिया गया है, जैसे आंध्र भोज, कन्नड़ा राज्य राम रामना, और इनको एडवाइस देने का काम करते थे इनके प्राइम मिनिस्टर थिमासुरु। और थिमासुरु ने ही जो कृष्णदेवराय का जो कोरोनेशन है वो करवाया था। तो कृष्णदेवराय जो हैं वो नागला देवी और तुल्व नरस नायका के बेटे थे, और तुल्व नरस नायका जो हैं ये एक आर्मी कमांडर थे। किसके अंडर में थे, तो सलुवा नरसिम्हा देवराय के अंडर में थे। इसके अलावा कहा जाता है
कि कृष्णदेवराया ने जो है एक अच्छा रिलेशन बनाया था जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उसके साथ। इनके द्वारा विजय महल का निर्माण करवाया गया था जिसको कहते हैं हाउस ऑफ विक्ट्री। इसके अलावा हजारा रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल का भी निर्माण करवाया गया था। तेलुगु और संस्कृत के ये स्कॉलर थे और इनका जो तेलुगु वर्क है उसका नाम है अमुक्त मलेदा, और संस्कृत में इनका एक ड्रामा है, इसका नाम है जमुवती कत्यानम। और कृष्णदेवराया के ही कोर्ट में थे अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु पोएट, जिसमें पहले हैं पेद्दाना जिनके द्वारा लिखा गया है मनुचरितम, दूसरे हैं तिम्माया, तीसरे हैं भतुमूर्ति, धूरजाति, मल्लना, राजू रामचंद्र, सुराना, और 8वें और लास्ट हैं तेनाली रामकृष्णा जिसको आप तेनाली रामन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अष्टदिग्गज जो हैं वो कृष्णदेवराया के कोर्ट में थे। अब बात करते हैं अच्युत देवराया की। तो 1529 से लेके 1542 तक जो है इनका रूल रहा, और ये जो हैं वो कृष्णदेवराया के छोटे भाई थे। और इनके टाइम पे एक पोर्चुगीज ट्रैवलर आता है फर्नांडो नुइन्स, और कहा जाता है कि ये घोड़े का व्यापार करने के लिए जो है आया रहता है, और लगभग विजयनगर एम्पायर में 3 साल का समय ये यहाँ पे बिताता है। तो जब तक अच्युत देव राय राजा बने थे तब तक किंगडम में जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने लगी थी, और कृष्णदेव राय के टाइम पे जो प्रॉस्पेरिटी थी वो धीरे धीरे अब कम होने लगी थी, और आसपास का जो दुश्मन थे वो बस इसी इंतज़ार में बैठे थे कि कैसे जो एम्पायर है उसको गिराया जाए। इसके अलावा न्यूज़ के क्रॉनिकल से ये कहा जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे उनके द्वारा ही पर्सनली ये जो है राजपाट जो है वो इनको दिया गया था। उसके बाद आते हैं सदाशिव राय, और 1542 से 1570 तक इनका रूल रहा। तो 1543 में अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद जो है ये राजा बनते हैं, और अच्युत देव राय जो हैं वो सदाशिव राय के अंकल रहते हैं, और इसमें सदाशिव राय की सहायता की रहती है आलिया रामा राय ने, जो कि कृष्णा देव राय के सन इन लॉ रहते हैं। और सदाशिव राय के टाइम पे ही एक सीजर फ्रेडरिक नाम के एक वेनेटियन ट्रैवलर हैं, वो विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं अराउंड 1567-68। इसके बाद फोर्थ और लास्ट डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की अराविडू डायनेस्टी, और इसकी स्थापना की थी तिरुमल्ला ने, और तिरुमल्ला के ही भाई रहते हैं राम राया, और राम राया की जो है हत्या कर दी जाती है बैटल ऑफ तालीकोटा में, और बैटल ऑफ तालीकोटा कब होता है 1565 में होता है। तो बात करते हैं तिरुमल्ला देवराया के बारे में। देखिए तिरुमल्ला देवराया जो हैं इनको कहा जाता है कि ये जो हैं कृष्ण देवराया के सन इन लॉ रहते हैं, और पेनुकोंडा आंध्र प्रदेश में ये विजयनगर एम्पायर को जो है रीफाउंड करते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ तालीकोंडा में जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके द्वारा जो है इस किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया रहता है। और इनके टाइम पीरियड पे इनको कई रिबेलियन जो है फेस करने पड़ते हैं, जैसे सदर्न साइड में जो नायकाज हैं मदुराई के, इसके अलावा गिंजी, तो इनसे जो है रिबेलियन इनको फेस करना पड़ता है। इसके बाद 1572 में ये राजपाट छोड़ के जो है चले जाते हैं। इसके बाद सिरंग देवराया आते हैं, और 1572 से 1586 तक ये रूल करते हैं, और इनके टाइम पीरियड पे जो दक्कन के मुस्लिम रूलर्स हैं इनका जो है अटैक इनको देखना पड़ता है, और 1586 में बिना किसी उत्तराधिकारी के जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वेंकटा सेकंड आते हैं, और इनका टाइम पीरियड है 1586 से 1614 तक, और इनकी लड़ाई होती है बीजापुर और गोलकोंडा के राजा के साथ, और ये जो हैं इस लड़ाई में जीत जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के नायका भी जो है इनके टाइम पर रेबल करते हैं, और इस रेबेलियन को ये ईजिली जो है सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद 1614 में रूल रहता है श्रीरंग का, और इनके टाइम पीरियड पे जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद रामदेव आते हैं, 1617 से 1632 तक इनका रूल रहता है। उसके बाद वेंकट 3 आते हैं, और श्रीरंग थर्ड आते हैं, और श्रीरंग थर्ड जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के लास्ट रूलर हैं, और गोलकोंडा के मीर जुमला के द्वारा जो है इनको हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वंदावाशी में, जो कि 1647 में होता है। उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए बात करते हैं अब विजयनगर एम्पायर के पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस एम्पायर में जो किंग था, जो राजा था, वो पावर सेंटर हुआ करता था, और इसको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम हुआ करती थी। वहीं जो किंगडम था वो राज्यस में डिवाइडेड था, यानी इसको मंडलम बोलते थे, प्रोविंसेस जैसे स्टेट्स होते हैं। और इसके बाद फर्दर डिवाइडेड था ये नाडूज़ में, यानी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था, डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं नाडू। उसके बाद ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था, यानी स्थल, और विलेज को बोलते थे ग्राम। और विलेज को मैनेज करने के लिए विलेज हेडमैन जो है वो नियुक्त किया गया था, और विलेज हेडमैन ही पंचायत को हेड करता था। वहीं जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में जो गवर्नर हैं वो नियुक्त किए गए थे। तो जो रॉयल प्रिंस हुआ करते थे उनको जो है ये पोस्ट दिया जाता था।
और जो गवर्नर थे इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी कि ये जो है इनका अपना खुद का कोर्ट हो सकता है, ये अपने खुद के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये अपने खुद की आर्मी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टैक्स वगैरह इम्पोज करना है तो ये इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो देना पड़ेगा। इसीलिए जो विजयनगर एम्पायर था वो एक कॉन्फेडरेसी थी, न कि एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। इसके अलावा जो किंग थे वो अमरम भी ग्रांट करते थे, यानी कि जो मिलिट्री चीफ होते थे उस टाइम उनको जो है एक तरह का टेरिटरी दे दिया करते थे और वहाँ से एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है उनको मिलता था। और इन चीफ्स को बोलते थे पलेगार या नायक के नाम से जानते थे। और इनको कुछ सोल्जर्स की संख्या मेंटेन करके रखनी पड़ती थी और ये भी एक फिक्स्ड रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते थे। तो जो नायक होते थे उनको एक एरिया दे दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके अलावा जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है ये नायक ही उस एरिया में टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और उस इनकम से अपनी आर्मी को मेंटेन रखते थे, जैसे घोड़े रखने हैं, हाथी रखने हैं, ठीक है, या जो हथियार वगैरह हैं, तो ये सारा जो मेंटेनेंस है वो उसी पैसे से करते थे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरत के टाइम पे इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ता था। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो चीफ सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट का। और जो किसान थे वो लगभग 1/3 से लेके 1/6 अपनी रेवेन्यू का एज ए टैक्स पे करते थे। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी से पैसे आते थे, ग्रेजिंग टैक्स होता था और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। और ज़्यादातर जो पैसा है वो वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च किए जाते थे। इसके अलावा एक इतनी बड़ी जो आर्मी मेंटेन करना था उसको मेंटेनेंस में भी जो है पैसे खर्च किए जाते थे। और अच्छी क्वालिटी के घोड़ों पे भी जो है हॉर्सेस पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते थे और ये हॉर्सेस जो हैं वो अरेबिया से मंगवाए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे। बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इस टाइम टेक्सटाइल, माइनिंग और जो मेटलर्जी की जो इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश कर रही थी। इसके अलावा इनका ट्रेड जो है पर्सिया, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ होता था, जैसे कि बर्मा है, चाइना, श्रीलंका, इन सब के साथ जो है ये ट्रेड करते थे। और जो बड़ी बड़ी जहाज़ें ट्रेडिंग के लिए जाती थीं उसमें राइस, आयरन, सैंडलवुड, शुगर और स्पाइसेस जो है इंडिया से जाते थे। इसके अलावा ये कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, सॉल्ट पेटर और शुगर जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे। बात करें क्या इंपोर्ट करते थे, तो आइवरी, हॉर्सेस, सिल्क, पर्ल्स, कॉपर और कोरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने यहाँ इंपोर्ट करते थे। और इस टाइम में जो है शिप बिल्डिंग का जो आर्ट है वो डेवलप कर रहा था। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इनके द्वारा इशू किए गए, जिससे हमको इस टाइम के इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। जो इनका चीफ गोल्ड कॉइन था उसको बोलते थे पगौड़ा या वरहा नाम से जानते थे। और परता बोलते थे हाफ वरहा को। और फनम बोलते थे 10th ऑफ परथा, यानी परथा का जो 10वां भाग होगा उसको बोलते थे फनम। और सिल्वर कॉइन को बोलते थे तार और कॉपर कॉइन को बोलते थे जित्तल। बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, तो देखिए जो विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, नोबल्स, मिडिल क्लास और कॉमन पीपल। तो जो नोबल्स थे वो ग्रेट कंफर्ट और लग्जरी की लाइफ जीते थे, वहीं जो मिडिल क्लास थे वो मेनली बिजनेसमैन थे, और जो कॉमन पीपल थे वो ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे और सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो यही लोग पे करते थे। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर में जो पॉलीगैमी थी, यानी एक से अधिक जो विवाह था, वो भी अपर क्लास में देखा जा सकता था। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा भी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। प्रोस्टिट्यूशन भी एग्जिस्ट करता था और जो देवदासी प्रथा थी वो भी एग्जिस्ट करती थी। और जो ब्राह्मण्स थे उनको हाई स्टेटस दिया गया था क्योंकि वो जो रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं वो परफॉर्म करते थे। जो विजयनगर के जो रूलर्स थे वो हिंदू थे, लेकिन जो बाकी के रिलीजन्स हैं उसके तरफ ये टॉलरेंट थे। बात करें अगर रिलीजन की, तो देखिए जो संगम रूलर्स थे वो जो है शिव भक्त थे। इसके अलावा विरूपक्ष भगवान की उपासना करते थे। और संगम रूलर्स के बाद जो डायनेस्टीज़ आईं वो वैष्णव फॉलोअर थीं, यानी भगवान विष्णु को फॉलो करती थीं, लेकिन फिर भी भगवान शिव को भी लोग जो है उस टाइम फॉलो करते थे। और इसी टाइम रामानुजाचार्य की जो वैष्णविज्म की जो फिलॉसफी है वो इस टाइम जो है पॉपुलैरिटी गेन की। लेकिन सभी जो राजा थे वो बाकी के धर्मों की तरफ जो है वो टॉलरेंट थे। और इस टाइम में कई मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया। और इस टाइम पीरियड में एपिक और पुराण जो हैं वो लोगों के बीच में पॉपुलर हुए, खासकर महिलाओं के बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए कई टेम्पल्स और पैलेसेस जो हैं वो बनवाए गए विजयनगर एम्पायर के राजाओं के द्वारा। डोमिनो पीस जो कि एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे, इनके द्वारा कहा गया कि जो विजयनगर एम्पायर की सिटी थी वो 7 दीवारों से घिरी हुई थी और इस शहर के अंदर जो है मैग्निफिसेंट पैलेसेस और टेम्पल्स का निर्माण किया गया था।
और जो मंदिर की जो दीवार हुआ करती थी उस पर रामायण और महाभारत के जो सीन्स हैं वो बनाए गए थे। और जो मेन फीचर है विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर का वो है कि जो गोपुरम है वो बहुत ऊंचा हुआ करता था, यानी बड़े बड़े जो गेटवेज हैं वो बनवाए गए थे। इसके अलावा जो कल्याण मंडप था इसमें जो पिलर्स थे उन पे कार्विंग की गई थी, डिज़ाइन बनाई गई थी। और मंदिर के बगल में ही एक सब्सिडियरी टेम्पल का निर्माण किया गया था जिसको कहा जाता था अम्मन श्राइन। और विजयनगर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो हमको हम्पी के रूइंस में देखने को मिलते हैं, जैसे विट्ठल स्वामी और हजारा रामस्वामी टेम्पल जो कि बनवाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। इसके अलावा वरदराज और एकम प्रार्थना टेम्पल जो कि कांचीपुरम में मौजूद है, ये भी विजयनगर पीरियड के टाइम पे बना हुआ है। इसके अलावा थिरुवनमलई में राया गोपुरम टेम्पल प्रेजेंट है और इस टाइम के रूलर्स ने म्यूज़िक और डांस को भी पैट्रोनाइज किया। और जो मंदिर के पिलर्स थे इस पे जो स्कल्पचर्स हैं वो काफ किए जाते थे। और इस पिलर पे जो सबसे कॉमन एनिमल मिला है वो मिला है हॉर्स। और जो मंदिर का मंडप हुआ करता था इसमें 100 ऑफ पिलर्स का निर्माण किया गया था। इसके अलावा हर मंदिर में कई अम्मन श्राइन्स का भी निर्माण किया गया था। बात करते हैं इस टाइम के लिटरेचर की, तो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने संस्कृत को पैटर्नाइज किया, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल लिटरेचर को जो है पैटर्नाइज किया। और लिटरेचर अपनी पीक पे था कृष्णदेव राय के टाइम पे। और कृष्णदेव राय की जो इम्पोर्टेंट किताब है उसका नाम है अम्युक्त मल्यदा। अम्युक्त मल्यदा जो है ये तेलुगु किताब है जो कि पॉलिटी के ऊपर है और इसमें बताया गया है कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए। इसके अलावा इनके द्वारा एक संस्कृत ड्रामा भी लिखा गया है जिसका नाम है जमवती कल्याणम। और कृष्णदेव राय के कोर्ट में ही अष्टदिग्गज प्रेजेंट थे। अच्युत देव राय के कोर्ट में राजनाथ नाम के पोएट थे। इसके अलावा एक कवियत्री भी थी, पोएटेस, जिनका नाम था तिरुमलम देवी और इनके द्वारा लिखा गया है वर्धमिका परिणायम। और नरहरि के द्वारा कंपोज किया गया है रामायण का एक वर्जन जिसको तोरवे रामायण बोलते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में। इसके अलावा विजयनगर रूलर्स के द्वारा जो है नामदेव और जनदेव नाम के जो सेंट्स थे उनको भी पैट्रोनाइज किया गया। बात करते हैं कुछ संस्कृत वर्क्स की, तो गंगा देवी ने लिखा है मधुर विजयम। ठीक है, मधुर विजयम जो है गंगा देवी ने लिखा है। कृष्णदेव राय ने लिखा है उषा परिणायम, जाम्बवती कल्याणम और मलदसा चरित्र। गुरु विद्रायन ने लिखा है राजा कलनी नीर नाया। बात करें कन्नड़ा लिटरेचर की, तो चामरसा ने लिखा है प्रभु लिंगली। कनकादास ने लिखा है रामधा चरित्र, नाला चरित्र और मोह तरंगिनी। इसके अलावा कुमार व्यास ने लिखा है कर्नाटक कथा मंजरी। पुरंदर दास ने लिखा है कीर्तान। बात करें कुछ तेलुगु लिटरेचर की, तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है अमुक्त मल्यदा। अल्लासनी पेदना ने लिखा है मनु चरित्र। नंदी तिमान ने लिखा है परिजाता परचना। अब बात करते हैं क्या रीज़न रहा इस एम्पायर के डिक्लाइन का। तो देखिए ये एम्पायर जो है ये कंटिन्यूअस बैटल्स में इन्वॉल्व था। जैसे जो बहमनी रूलर्स थे वो इनके एनिमी थे, मदुरई और वरंगल के साथ भी जो है कंटिन्यूअस जो है वॉरफेयर बैटल्स चलती रहीं। तो इसकी वजह से वॉर्स की वजह से जो इनका जो सोर्स था, जो पैसे थे वो ड्रेन हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। और जो इनका एम्पायर है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे बेस्ड था, यानी कि गवर्नर जो है रूल कर रहे थे। और क्या हो रहा था बाद में कि जो गवर्नर्स थे वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दे रहे थे, जिसकी वजह से जो एम्पायर है वो वीक हो रहा था। और जब किसी रूलर की डेथ हो जाती थी तो जो इनके प्रिंस थे वो आपस में ही लड़ने लगते थे थ्रोन के लिए। और कृष्णदेव राय के बाद जो भी सक्सेसर्स आए वो उतने कैपेबल नहीं थे। ठीक है, जो भी सक्सेस आए वो बहुत वीक थे। और इस एम्पायर को जो फाइनल ब्लो लगा वो लगा बैटल ऑफ तालीकोटा की वजह से। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जो है ये एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गया। तो लगभग 1646 में जो है ये एम्पायर जो है डिक्लाइन कर गया। तो इस वीडियो में से इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।